हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। माय नेम इज हर्ष। और बेटा, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक और बहुत ही जानदार, शानदार, दमदार क्लास की, जो कि होने वाली है वन शॉट की, चैप्टर नंबर 4, दैट इज प्लानिंग की। तो भैया फटाफट से सारे बच्चे क्लास में आ जाओ, चार्जिंग पे फोन लगा लो, कान में लगा लो ईयरफोन, कॉपी पेन निकाल लो और पानी वानी लेके बैठो, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लानिंग का ये वन शॉट। और वन शॉट में आपको सारी जानकारी मिलेगी प्लानिंग के चैप्टर के बारे में। इसके पहले मैं ऑलरेडी 3 वन शॉट रिलीज कर चुका हूं। अपना नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में किया, फिर हमने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपको समझाया, फिर हमने आपको बिजनेस इन्वायरमेंट समझाया, और आज मैं लेके आया हूं आपके सामने प्लानिंग का चैप्टर। अब प्लानिंग से शुरू होती हैं दो कहानियां। पहली कहानी, तो प्लानिंग जो है वो प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट 5 होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग उसका पहला पार्ट है। और दूसरी कहानी यह है कि प्लानिंग से ही शुरू होती है हमारी पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन का हर जो काम है ना, प्रोडक्शन का काम है, मार्केटिंग का काम है, डिपार्टमेंटल काम है, सेलिंग का काम है, एडवर्टाइजमेंट का काम है, कोई भी काम है, हर काम की शुरुआत प्लान से ही होती है। तो मैनेजमेंट का पहला फंक्शन तो प्लानिंग है ही। इसके साथ साथ किसी भी काम की शुरुआत पहले आप प्लान बनाते हो, तब करते हो। आप इसको रियल लाइफ में, इस चैप्टर को बहुत ज्यादा देखोगे, अपने अपने करीब देखोगे कि यार आपके रियल लाइफ में ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दिया जाए, मान लिया जाए कि ऑर्गेनाइजेशन तो चलो मतलब बाद में प्लानिंग उसकी पढ़ लेंगे, ऑर्गेनाइजेशन में कैसे करते हैं, पहले ये समझते हैं कि रियल लाइफ में प्लानिंग की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके फादर जो पैसा कमाते हैं एंड जब आपकी मम्मी के हाथ में लाके कुछ पैसे रखते हैं, तो वो उनसे कहते हैं कि भाई इसी पैसों में तुम्हें अपना घर चलाना है। मतलब वो एक बजट एलोकेट कर देते हैं घर के लिए। एंड आपकी मम्मी क्या करती हैं, पूरे महीने प्लान करके खर्च करती हैं, और भाई मतलब अच्छे से वो जो है अपने एक्सपेंसेस को बांट देती हैं। जो जरूरी चीजें नहीं है उनको नेक्स्ट महीने पे डाल देती हैं, जो आज की जरूरत है, जो आज की प्रायोरिटी है, उनको आज पे करती हैं। मतलब वो पूरा प्लान सेट करके रखती हैं कि हाँ भाई कितना पैसा किन किन चीजों पे खर्च होने वाला है। ऐसे ही आप अपनी पढ़ाई को ले लीजिए। पढ़ते समय आप हमेशा प्लान बनाते होगे कि हाँ यार कल मैं सुबह उठ के ये पढ़ने वाला हूं। रेगुलर डेज में नहीं तो एग्जाम डेज में ही सही। चलो ठीक है, रेगुलर डेज में आप प्लान नहीं बनाते, मानता हूं, लेकिन एग्जाम डेज में तो बनाते होगे ना कि भाई परसों नरसों हमारा पेपर है और हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, हम कल क्या पढ़ने वाले हैं, तो कल जो हम पढ़ने वाले हैं उसका प्लान हम आज रात में ही बना के सोते हैं, ताकि कल सुबह उठ के टाइम ना वेस्ट हो। मतलब प्लानिंग करने से कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट होना से बचता है, रिसोर्सेज का सही तरीके से यूटिलाइजेशन होता है। जैसे मम्मी के पास पैसे थे, पैसे क्या है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज। हमारे पास पढ़ते समय क्या है, टाइम हमारा सब कुछ है, टाइम का यूटिलाइजेशन ही हमारे लिए सब कुछ है। तो पैसे बचते हैं, टाइम बचता है, रिसोर्सेज बचते हैं, ये सारी चीजें बचती हैं। एंड प्लानिंग से ही फिर आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लेते हो। मम्मी के लिए हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था कि भाई पूरे घर खर्च को चलाना 1 महीने तक। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था कि भाई 90 या 95 प्लस मार्क्स बोर्ड्स में लेके आना, या फिर सीयूटी में लेके आना, अच्छे मार्क्स और अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना। तो जो भी आपका टारगेट है, आप टारगेट को अचीव करते हो प्लान बना के। अब प्लानिंग की और बारीकियों को समझते हैं कि भाई प्लानिंग एक्चुअली में होता क्या है एंड प्लानिंग में हमें क्या क्या चीजें करनी होती हैं। तो बेटा जी देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि प्लानिंग फंक्शन जो है वो प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का। एंड उसके बाद प्लानिंग रिक्वायर्स दैट मैनेजर आर बी अवेयर ऑफ एनवायरमेंटल सिचुएशंस, कंडीशंस फेसिंग देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड फ्यूचर कंडीशन। बात क्या हो रही है कि प्लान बनाते समय हमेशा एक मैनेजर को यह ध्यान रखना चाहिए क्या, कि भाई इन्वायरमेंट की कंडीशन कैसी है, इन्वायरमेंट कैसा चल रहा है अभी। अगर इन्वायरमेंट में सब कुछ ठीक चल रहा है तो मैं उस हिसाब से प्लान बनाऊंगा। अगर थोड़ा गड़बड़ चल रहा है, मान लो लीगल इन्वायरमेंट से कोई ऑर्डर आया है हमारे बिजनेसेस, जिस टाइप के बिजनेस में हम हैं उस टाइप के बिजनेस के लिए लीगल इन्वायरमेंट से कोर्ट का ऑर्डर आया है हमारे लिए, तो हमको अपना प्लान उस हिसाब से बनाना पड़ेगा। एक एग्जांपल देता हूं आपको। आजकल आप जब भी मैच देखते होगे क्रिकेट का, तो वहां पे क्रिकेट के खिलाड़ी आते हैं टीवी पे और क्या कहते हैं कि भाई टीम नहीं बनाई तो पहले आपको क्या करना है, ड्रीम 11 पे टीम बनानी है, या फिर माय सर्किल ऐप पे रमी खेलना है। और फिर आखिरी में वो एक लाइन बोलते हैं कि भैया ये जो गेम है ये वित्तीय जोखिमों के अधीन है, मतलब कि फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है, तो कृपया सोच समझ के खेलें। मतलब ऑनलाइन बेटिंग, ऑनलाइन गेमिंग के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो अपना एडवर्टीजमेंट कुछ इस तरीके से करते हैं। अभी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने क्या किया, 28% जीएसटी लगा दी। मतलब हर 100 रुपए पे 28 रुपया उन कंपनीज को, सरकार को देना पड़ेगा अपनी ऐप चलाने के लिए। अब ये एक बड़ा लीगल इन्वायरमेंट था, उनके बिजनेस पे फर्क पड़ा,
कहां पहले वो 0 जीएसटी देते थे, कुछ जीएसटी नहीं देते थे, अब उनको 28 रुपए आपके पैसे पहले बच रहे थे और अब आपको 28 रुपए देने हैं हर 100 रुपए पे। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक फैक्टर साबित हुआ इनके इस टाइप के बिजनेसेस के लिए जो ऑनलाइन बेटिंग या ऑनलाइन गेमिंग में पार्टिसिपेट करते थे। अब एक मैनेजर को आप सोचो कि अगर आप उस कंपनी के मैनेजर हो जिस कंपनी के ऊपर 28% जीएसटी लगा दी गई है, पहले कुछ नहीं लगती थी, आप क्या करोगे, आपका रोड मैप क्या होगा? ठीक है, आप प्लान बनाओगे या नहीं बनाओगे? बिल्कुल बनाओगे। आप स्ट्रेटेजी बनाओगे? बिल्कुल बनाओगे। आप पॉलिसी, प्रोसीजर, प्रोग्राम बनाओगे? बिल्कुल बनाओगे, क्योंकि अभी आपको अपने रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना है। अभी जो जीएसटी लगी है, भाई जीएसटी से तो बच नहीं सकते हैं, भारत देश में बिजनेस करना है तो जीएसटी भरनी पड़ेगी एंड जितना सरकार ने तय किया उतना भरना पड़ेगा, बच तो सकते नहीं है। अब आपको देखना है कि आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो एक मैनेजर को एनवायरमेंटल कंडीशंस का ध्यान देना चाहिए और देखना चाहिए कि फ्यूचर में आने वाली क्या क्या आगे आने वाली कंडीशंस हैं। प्लानिंग बिल्कुल पहला फंक्शन है मैनेजमेंट का, जिसमें हमें यह देखना है कि हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और इसके साथ साथ हमारा क्या कोर्स ऑफ एक्शन होगा उन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए। किस प्रकार से हम ऐसा क्या क्या करेंगे कि हमारे वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। तो ये होता है बच्चों प्लानिंग। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि यहां पे टोटल बात है प्लान बनाने की। आपको प्लान बनाना है अपनी आगे की एक्टिविटीज के लिए। अब बात करते हैं अगर फीचर्स ऑफ प्लानिंग की, तो सबसे पहला फीचर क्या है? अचीविंग ऑब्जेक्टिव। प्लान बना ही इस वजह से रहे क्योंकि ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप आज रात में सोच के सोते हो कि कल मुझे उठ के क्या पढ़ना है। इतना क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको बोर्ड्स में अच्छे नंबर लाने हैं। ये क्या है? ये ऑब्जेक्टिव नहीं तो और क्या है? तो भैया प्लानिंग बात करता है ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। अगर कोई मैनेजर एक प्लान बनाता है कि यार मैं इस रिसोर्स को लेके आऊंगा और उस रिसोर्स को लेके आऊंगा और ऐसी कार बना दूंगा, ऐसे जूते, ऐसे कपड़े बना दूंगा, तो ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी का। प्रॉफिटेबिलिटी का ऑब्जेक्टिव पूरा होना चाहिए। प्लान की असली औकात का पता तभी लगता है कि मतलब प्लान कितना अच्छा बना है। ये कैसे पता लगेगा? जब ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाएंगे। ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा। मैनेजमेंट, सबसे पहले मैनेजमेंट का कर्तव्य क्या है? मैनेजमेंट का सबसे पहला धर्म क्या है? वो है प्लानिंग करना। प्लान बनाना सबसे प्राइमरी फंक्शन है, सबसे पहला धर्म है। तीसरा, प्लानिंग इज परवेसिव। प्लानिंग इस दुनिया में हर कहीं है। प्लानिंग परवेसिव का मतलब है यूनिवर्सल। चाहे हमारा घर हो, चाहे हमारा स्कूल हो, चाहे हमारा कॉलेज हो, चाहे ये मेरी अड्डा 24/7 कंपनी हो, चाहे आपका अपनी कंपनी हो, आपका अपना बिजनेस हो, चाहे एमबीए चाय वाला की चाय हो, और चाहे तो चाय सुट्टा बार का चाय सुट्टा हो। ठीक है, कुछ भी हो, कहने का मतलब है आपको भैया हर जगह प्लानिंग करनी है। हर जगह आपको प्लानिंग चाहिए चाहिए। प्लानिंग इज परवेसिव, प्लानिंग इज यूनिवर्सल। और एक बात और समझा देता हूं बेटा यहां पे कि परवेसिव का मतलब एक चीज और है कि चाहे टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट हो, चाहे मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट हो, और चाहे लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट हो, हर जगह आपको प्लानिंग देखने को मिलती है। तीनों ही लेवल ऑफ मैनेजमेंट को प्लानिंग करनी पड़ती है, मतलब प्लानिंग इज परवेसिव। बात करते हैं प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूअस। प्लानिंग लंबे समय तक चलती रहती है, प्लानिंग कभी खत्म नहीं होती है। दुनिया चलती जाएगी, ऑर्गेनाइजेशन चलती जाएगी, ऑब्जेक्टिव चलते जाएंगे, बदलते रहेंगे। एक ऑब्जेक्टिव अचीव होगा, अगला ऑब्जेक्टिव सामने आ जाएगा, अगला ऑब्जेक्टिव अचीव होगा, उससे अगला ऑब्जेक्टिव सामने आ जाएगा। बताता हूं कैसे। बोर्ड का पेपर दिया, पास हो गए, सीयूटी का पेपर दिया, 6 महीने भी नहीं बीतेंगे कि तुम्हारे कॉलेज का पहला सेमेस्टर आ जाएगा। 3 साल 4 साल तक यही चलता रहेगा कि तुम सेमेस्टर खेलोगे। हर बार तुम्हारे ऑब्जेक्टिव बदलते जाएंगे और हर बार तुम्हारा प्लान बदलता जाएगा। इसलिए कहा जा रहा है प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूअस। लेकिन प्लानिंग करना बहुत जरूरी है हर बार। प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग क्या पास्ट की बात करता है बच्चों? क्या भूतकाल की, यानी कि कल के बीते हुए की बात करता है? जो कल बीत गया क्या उसके बारे में बात करता है? नहीं जी, प्लानिंग बात करता है आगे आने वाले कल की, जो कल आने वाला है, फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग में आपको एक अच्छा सा डिसीजन लेना है कि किस तरीके का अल्टरनेटिव है जो मैं सेलेक्ट करूंगा अपने प्लान को अचीव करने के लिए, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। इस बारे में अभी आपको प्लानिंग के प्रोसेस में बताऊंगा, तो जरा इस पॉइंट पे होल्ड भी कर सकते हैं। बात इतनी सी हो रही है कि प्लानिंग में फैसला लेना है, फैसला, समझ लो। जैसे अच्छा एक एग्जांपल दे देता हूं। मान लो तुमको एक शर्ट बनानी है और आपको पता है कि शर्ट जो है मशीन से भी बनती है एंड इंसान भी चाहे तो भाई उसको कैसे ना कैसे करके कॉटन वॉटन से बना सकता है, सिलना मिलना है। अब आप सोच रहे हो यार कि मैं लेबर से काम करवाऊं या टेक्नोलॉजी से काम करवाऊं, मतलब लेबर इंटेंसिव टेक्निक या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। दो रास्ते हैं आपके पास, आपने दोनों रास्तों में से एक रास्ते को चुना। मान लो आपने सोचा कि यार मेरे पास पैसे तो पड़े ही हुए हैं, तो क्यों ना मैं मशीन खरीद के लाऊं और मशीन से शर्ट बनाऊं। ये क्या हो गया? आपका डिसीजन ले लिया आपने। आपने दो अल्टरनेटिव में से एक अल्टरनेटिव को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है,
इसीलिए इसको डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस कहा जा रहा है। एंड प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग दिमाग का खेल है, दिमाग दौड़ाना पड़ेगा, ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी, इनोवेटिव आइडियाज निकालने पड़ेंगे लोगों के अंदर से, देन जाके आपकी प्लानिंग हो पाएगी। तो प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है। ओके जी, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है इंपॉर्टेंस। प्लानिंग से आपको दिशा मिलती है, प्लानिंग से आपको डायरेक्शन मिलती है, किस डायरेक्शन में जाना है, किधर जाना है, कैसे कैसे चलना है, क्या अप्रोच होनी चाहिए, इस प्रॉपर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमारी क्या स्ट्रेटेजी, क्या रोड मैप होना चाहिए। तो प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, पहली बात तो ये। दूसरी बात, कैसे पता लगेगा बेटा, जैसे स्ट्रेटेजी बताते हैं ना, तो स्ट्रेटेजी में बताते हैं कि भैया आपको ये स्ट्रेटजी में नहीं है, आपको टीचर्स बताते हैं कि आपको क्या करना होगा, आपको अक्टूबर से पहले पहले या नवंबर से पहले पहले या दिसंबर से पहले पहले अपना सिलेबस खत्म करना होगा, फिर आपको दिसंबर से जनवरी तक क्या करना होगा, फिर आपको क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करने होंगे, जनवरी से फरवरी के बीच में आपको एमसीक्यू लगाने होंगे और रिवीजन करना होगा। ये पढ़ने की स्ट्रेटेजी टीचर्स आपसे शेयर करते हैं। अब ये स्ट्रेटेजी क्या देती है, आपको एक दिशा देती है, एक रास्ते पे चलने का मोटिवेशन देती है कि मुझे ऐसे 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 ये काम करना है, तो ये ऑब्जेक्टिव अचीव हो पाएंगे। प्लानिंग रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी इज अ सेकेंड पॉइंट। बेटा अनसर्टेनिटी का मतलब मैंने आपको बताया था कि कल क्या हो जाए पता नहीं, ठीक है, मैं मानता हूं कल क्या हो जाए मुझे पता नहीं, लेकिन प्लान बना के रखूंगा तो बच तो पाऊंगा ना। इसकी बात हो रही है सेकेंड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट में, प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। प्लानिंग से वेस्टफुल एक्टिविटीज और ओवरलैपिंग एक्टिविटीज से आप बचते हो। ओवरलैपिंग मतलब एक ही काम को दो लोग अलग अलग जगह पे कर रहे हो, ओवरलैपिंग है ना। और वेस्टफुल मतलब जो किसी काम का काम नहीं है वो लोग कर रहे हो। अगर आप प्लान करके रखोगे तो आप सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों पे फोकस कर पाओगे। किस पे? इंपॉर्टेंट चीजों पे। अनइंपॉर्टेंट चीजों से आपका फोकस हट जाना चाहिए। आपको क्या करना है? इंपॉर्टेंट चीजों पे फोकस डालना है, अनइंपॉर्टेंट चीजों पे फोकस नहीं डालना है। प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज। प्लानिंग से नए नए अलग अलग तरीके के आइडियाज निकलते हैं। आपने बिल्कुल अपने घर में ये देखा होगा कि अगर मान लीजिए घर में कोई छोटा सा फंक्शन है और घर के सारे मेंबर्स आके आपस में प्लान कर रहे हैं कि यार क्या मेन्यू रखा जाए, कहां फंक्शन किया जाए, तो जितने ज्यादा लोग होते हैं उतने ही ज्यादा इनोवेटिव आइडियाज भी निकलते हैं। प्लानिंग से इनोवेटिव आइडियाज निकलते हैं। प्लानिंग से एम्प्लॉइज भी मोटिवेट फील करते हैं कि नहीं यार मेरी ही ये ऑर्गेनाइजेशन है, मुझे इसमें कुछ इनोवेटिव आइडियाज देने चाहिए। प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग बात करता है फैसला लेने की, जैसा कि मैंने बताया। एंड प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। बेटा कंट्रोलिंग में क्या चेक करते हैं? सुनो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, 5 फंक्शन है मैनेजमेंट के। कंट्रोलिंग में क्या चेक करते हैं? कंट्रोलिंग में ये देखते हैं कि प्लानिंग में जो प्लान बनाए थे वो अचीव हुए या नहीं हुए। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, प्लानिंग में जो प्लान बनाए थे वो अचीव हुए या नहीं हुए। जो मैंने प्लानिंग में सोचा था वो काम हुआ या नहीं हुआ। जो मैंने प्लानिंग में बेंचमार्क या स्टैंडर्ड बनाए थे वो काम हुआ या नहीं हुआ। कंट्रोलिंग में ये चेक करते हैं। तो प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। समझ गए बच्चों बात को? ठीक है, चलो, इसीलिए प्लानिंग का होना जरूरी है, लेकिन क्योंकि अगर प्लानिंग नहीं करोगे तो कंट्रोलिंग में कंपैरिजन किसका करोगे? समझ गए? तो प्लानिंग करना इस वजह से भी जरूरी है। बात करते हैं बच्चा पार्टी किसकी, अब बात करते हैं लिमिटेशंस की। तो ये सारी चीजें यार बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखो क्या होता है ना कि बिजनेस स्टडीज पढ़ते समय आप कहोगे कि यार ये सारी चीजें क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इनमें से क्वेश्चन बनते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बनते हैं। प्लानिंग की लिमिटेशंस, प्लानिंग के इंपॉर्टेंसेस पे एमसीक्यूज बनते हैं सीयूईटी में भी एंड बोर्ड्स में। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको बताता हूं, आपको एक केस स्टडी दे रखी होगी और कहा जाएगा प्लीज एक्सप्लेन द प्लानिंग विद इट्स इंपॉर्टेंसेस एंड लिमिटेशंस। 6-7 नंबर का क्वेश्चन होगा और आपको पूरा पूरा 4-5 पन्ना भरना पड़ेगा। इन दैट केस ये सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आने चाहिए। अब पहली बात क्या है? प्लानिंग क्रिएट्स रिजिडिटी। अब लिमिटेशन मतलब क्या होता है कि अगर एक्सटेंसिव एक ही प्लान पे टिके रहोगे तो क्या नुकसान होंगे। लिमिटेशन का मतलब ये होता है कि भैया एक ही प्लान पे अगर तुम टिके रहोगे ना तो क्या नुकसान होंगे। अब सबसे पहला नुकसान होगा बेटा, प्लानिंग क्रिएट्स रिजिडिटी। प्लानिंग, एक ही प्लान पे तुम टिके रहोगे ना तो तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन रिजिड हो जाएगा, एक ही जगह ठहराव हो जाएगा, ठहरा रहेगा। आप ठहरने का क्या मतलब है? बिजनेस इन्वायरमेंट तो हमेशा चेंज होता रहता है ना। तो बेटा बेहतर क्या है कि आप अपनी प्लानिंग को और अपने ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा चेंज करते रहें, क्योंकि आपको बिजनेस इन्वायरमेंट से कदम मिला के चलना है, पहली बात। दूसरी बात, प्लानिंग डज नॉट वर्क इन अ डायनेमिक इन्वायरमेंट। बेटा अगर इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा डायनेमिक है तो हो सकता है प्लानिंग आपकी काम ना करे, आपके प्लान बनाए हुए बेकार हो जाएं, धाराशाही हो जाएं, धूमिल हो जाएं। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट अगर एक दिन में एक बार चेंज होगा तब तो कोप अप कर पाओगे। पता चला भैया हर घंटे नया कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है। अब आप कहोगे कि यार मैं कैसे इससे कोप अप करूं? ठीक है, प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। एक बात और, मान लो भैया आपकी कोई मैनेजर है
और मैनेजर ने ही सारे प्लान बना के रख दिए हैं, वो किसी से भी परमिशन नहीं ले रहा है। नो इनोवेटिव आइडियाज, इनोवेटिव आइडियाज भाड़ में गए, ऐसा मैनेजर का कहना है ना। ब्रेन स्टॉर्मिंग भाड़ में गई, ठीक है, और कोई भी आइडिया कुछ भी सब भाड़ में गया। मैनेजर ने एक प्लान बनाया और मैनेजर कह रहा है कि अब दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन मैं प्लान तो यही वाला फॉलो करूंगा, चाहे तुम लोग चीखते चिल्लाते मर जाओ। तो प्लानिंग से क्रिएटिविटी रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि मैनेजर ने प्लान बना लिया। अब अगर कोई क्रिएटिव है भी, अगर वो कोई इनोवेटिव आइडिया देना चाहता भी है, तो मैनेजर उसकी बात मानेगा नहीं। चौथी बात, प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग में ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। कैसे प्लान करोगे? तो अलग अलग एक्सपर्ट्स को, अलग अलग प्रोफेशनल्स को, अलग अलग एचआर मैनेजर्स को, प्रोफेशनल मैनेजर्स को बुलाना पड़ेगा, एंड जिसमें पैसा बहुत ज्यादा खर्च हो जाता है। ठीक है, प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। बेटा प्लानिंग करते समय वैसा तो है नहीं कि एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है, आप उसके लिए कोई फैसला ले रहे हैं तो एक दिन में ले लेंगे। नहीं जी, एक दिन में नहीं लिया जाते फैसले। इसमें टाइम जाता है, पैसा जाता है, समय जाता है। ठीक है, तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। आपको लोगों को बुलाना पड़ेगा, लोगों से सलाह लेनी पड़ेगी, अपने रिसोर्सेज को देखना पड़ेगा, पास्ट डाटा से कंपैरिजन करना पड़ेगा आपकी कंपनी की प्रेजेंट सिचुएशन को, तब जाके आप ये पता लगाओगे कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। भाई अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो पहले के तो रिजल्ट देखो कि तुमने अचीव किए कितने हैं, तब प्लान बनाओगे ना। और पांचवा पॉइंट है, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। देखो बेटा, आप प्लान बना लेते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपको सफलता भी मिल जाए। मैंने सोच लिया कि मेरे 90 प्लस आने वाले हैं, क्या अगर सोचने से काम हो जाता तो हो जाता? नहीं ना। तो भाई प्लानिंग मतलब प्लान बना लेने से जरूरी नहीं है कि आपको सक्सेस मिल ही जाए। प्लान बना लेने से जरूरी नहीं है कि आपको सक्सेस मिल ही जाए। सक्सेस के लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, आपको अब मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन है, मैनेजमेंट है, और आपने सिर्फ प्लान बना के अपने एम्प्लॉयज को आगे पहुंचा दिया कि जाओ भैया इस प्लान पे काम कर लेना, आपको क्या लगता है सफलता आपके पास आ जाएगी? नहीं आएगी, नहीं आएगी सफलता आपके पास। सफलता कब आएगी? जब आप मेहनत करेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे, रिसोर्सेज को लेके आएंगे, अपॉर्चुनिटीज को समझेंगे, कमजोरियों को दूर करेंगे, ठीक है, स्ट्रेंथ पे काम करेंगे। जब ये सब करेंगे तब जाके आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अचीव हो पाएगी ये सारी चीजें। ओके जी, बात करते हैं बच्चों प्लानिंग के प्रोसेस की। फटाफट से आपको क्या करना है, ये 6 के 6 स्टेप आपको 5 के 5 स्टेप पढ़ लेना है। हाँ बच्चों, देखो बात क्या हो रही है यार, बात ये हो रही है कि प्लानिंग का ना एक प्रोसेस होता है। जब एक ऑर्गेनाइजेशन में हम प्लान बनाते हैं, जब एक मैनेजर प्लान बनाता है ना, तो वो एक प्रोसेस को फॉलो करता है। बाकी आम जनजीवन में तो प्लानिंग में बहुत ज्यादा प्रोसेस नहीं होती है। सबसे पहला पार्ट क्या होता है किसी भी प्लानिंग के प्रोसेस का, वो होता है ऑब्जेक्टिव को सेट करना। जितना अच्छा ऑब्जेक्टिव, जितना बड़ा ऑब्जेक्टिव, जितना अचीवेबल ऑब्जेक्टिव होगा उतना अच्छा है। अब ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए ये मैं आपको बता देता हूं। पॉइंट नंबर 1, अचीवेबल होना चाहिए, मतलब जिसको आप अचीव कर पाए ऐसा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, लॉजिकल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि भैया ट्रूथ और डेयर खेल रहे हैं, ऐसा लग रहा हो कि डेयर दे दिया, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, इन टर्म्स ऑफ टारगेट जो आप अपने एम्प्लॉयज को दे रहे हो। ये नहीं कि भैया किसी एम्प्लॉय, कोई नया एम्प्लॉय आया है, तुमने उसको 10 लाख का टारगेट दे दिया, वो नया आया, उसको काम सीखने के लिए टाइम चाहिए, काम सीख लेगा तो 25 लाख का भी देगा, बट अभी आपको ये देखना है कि हाँ यार जो 10 लाख का हम टारगेट दे रहे हैं वो बंदा वो अचीव नहीं कर पाएगा, लॉजिकल टारगेट नहीं है। ठीक है, तो आपको ऐसा टारगेट अपने एम्प्लॉयज को देना है, ऐसा टारगेट अपने लिए सेट करना है जो अचीवेबल हो, जो इजिली अचीव हो सके। ठीक है, ज्यादा मेहनत भी मतलब कभी कभी हानिकारक हो जाती है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा? ऑब्जेक्टिव जो आप सेट कर रहे हो ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ऑर्गेनाइजेशन के फायदे मतलब ग्रोथ के लिए। सेकेंड पॉइंट, डेवलपिंग प्रीमाइसेस। अब कोई भी मैनेजर जब एक ऑब्जेक्टिव को सेट आउट करता है ना, तो कुछ प्रीमाइसेस, कुछ अजम्पशंस मान के चलता है। जैसा कि मैंने आपको पार्ट्स वाली वीडियो में भी बताया था, मान लो किसी बच्चे का ऑब्जेक्टिव है कि मुझे 90 प्लस या 95 प्लस नंबर बोर्ड्स में लाने हैं। अब उसका प्रीमाइसिस क्या है, एजम्पशन क्या है? वो ये सोचेगा टीवी ना ना नहीं देखूंगा, नहीं देखूंगा, दोस्तों के साथ घूमना फिरना बंद, ठीक है, और किसी भी तरीके का टाइम वेस्ट, फोन में इंस्टाग्राम व्हाट्सएप बंद।
तो अब वो कुछ अजम्पशन मान के चल रहा है कि ऑल ओवर माय जर्नी, ऑल ओवर माय हार्डवर्क, मैं क्या करूंगा, फोन से दूर रहूंगा, दोस्तों से दूर रहूंगा, टीवी नहीं देखूंगा। ये उसका क्या है, ये उसका अजम्पशन है, वो मान के चल रहा है। और ऐसा वो मान के चलेगा तभी तो वो आगे कदम उठा पाएगा ना। फिर आता है आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। अब आपको अलग अलग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन देखने हैं। मैं आपको यहां पे बता देता हूं, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेके चलते हैं, सेटिंग ऑब्जेक्टिव। मान लीजिए किसी कपड़ा बनाने वाली, शर्ट बनाने वाली कंपनी ने कहा कि मुझे 1000 यूनिट प्रोड्यूस करना है, ठीक है, 1000 यूनिट्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड बाय दैट कंपनी। ऑब्जेक्टिव सेट हो गया, 1000 यूनिट प्रोड्यूस करनी है, ओके, कर लेंगे। उसके लिए कुछ असम्पशन मानने पड़ेंगे। असम्पशन, सबसे पहला असम्पशन, अगर मेरी कंपनी होगी तो मैं क्या सोचूंगा, मेरी कंपनी होगी तो भाई साहब मैं सोचूंगा कि यार जो असम्पशन है ना, पहला असम्पशन पता है क्या है, पहला असम्पशन है कि मेरी जो मशीन है ना वो बिल्कुल सही है, कुछ भी खराब नहीं है, मतलब मशीन वगैरह मेरे पास रहेगी, मशीनरी में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जो मेरे ह्यूमन रिसोर्स हैं वो क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स है, मतलब मेरी पूरी हेल्प करेंगे, ठीक है। कंपनी में कोऑर्डिनेशन है, ये मैं मान के चलूंगा। तो अब ये सारी चीजें कुछ मैं मान के चलूंगा कि हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं है काम करने में। तो मैंने कुछ असम्पशंस ले लिए। अब मान के जब चलूंगा तभी तो आगे बढ़ूंगा ना। मैं आगे बढ़ा तो मैंने सोचा यार ये जो 1000 यूनिट प्रोड्यूस करने का टारगेट है, इनको दो तरीकों से पूरा किया जा सकता है। एक तो लेबर के द्वारा, यानी कि LIT, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, और या तो CIT के द्वारा, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो मैंने दो तरीके के अल्टरनेटिव कोर्सेज ढूंढ लिए। आइडेंटिफाई करना था, आइडेंटिफाई मैंने कर लिया। अब मैं दोनों के फायदे नुकसान देखूंगा। जैसा कि मैंने आपको एक क्लास में बताया था कि भाई LIT के क्या फायदे हैं। अगर आप लेबर से काम लोगे तो लेबर अगर काम करेगा तो पहली बात तो सैलरी ज्यादा लेगा, उसके बाद पुअर क्वालिटी का सामान बनाएगा, छुट्टी वुट्टी भी लेगा, और उसके बाद कॉस्टली भी बनाएगा, सामान कॉस्टली बनाएगा, और कॉस्ट भी ज्यादा और टाइम भी ज्यादा लेगा, ठीक है। लेकिन एक फायदा है, ये सारे तो नुकसान हो गए कि सैलरी लेगा और पुअर क्वालिटी का बनाएगा, कॉस्टली बनाएगा, टाइम ज्यादा लेगा, ये तो हो गए सारे आपके मतलब नुकसान हो गए सारे LIT के। लेबर इंटेंसिव टेक्निक जहां पे लेबर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक फायदा भी है कि जब मैं लेबर्स का इस्तेमाल करूंगा तो लेबरों को नौकरी पर रखूंगा, उससे हमारी इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो पाएंगी। तो ये तो अच्छी बात है यार, ये तो अच्छी बात है। अगर मैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करता हूं तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में सैलरी देनी नहीं पड़ेगी, पुअर क्वालिटी की जगह गुड क्वालिटी का सामान बनेगा, अच्छी क्वालिटी का सामान बनेगा, ठीक है। कॉस्ट यहां पे ज्यादा थी, यहां पे कम हो जाएगी, टाइम यहां पे ज्यादा था, यहां पे कम हो जाएगा, और यहां पे एम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगी। बेटा अगर सारा काम रोबोट और मशीन करेंगे तो लोग क्या करेंगे। मान लीजिए कल को कोई आपको पढ़ाने वाला आ जाए जो मशीन, जो रोबोट हो, वो खड़ा होकर लेक्चर देगा, तो हमारा क्या काम, ठीक है। तो भैया ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी। तो कहीं ना कहीं कुछ फायदे भी हैं और कहीं ना कहीं कुछ नुकसान भी हैं। अब मुझे दोनों फायदे नुकसान, इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, मुझे वो दोनों फायदे और नुकसान समझने होंगे। आप समझ रहे हो ना कि बच्चों मैं क्या बताना चाह रहा हूं। दोनों बातों के, दोनों जो मैंने अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन ढूंढे, उनके कुछ फायदे होंगे, कुछ नुकसान होंगे। उन फायदे और नुकसान को मुझे क्या करना है, उन फायदे और नुकसानों को मुझे एनालाइज करना है, इवेल्युएट करना है। कर लिया इवेल्युएट, ठीक है। अब पता लग गया कि भाई कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है। अब मुझे एक सिलेक्शन करना है, एक अल्टरनेटिव का, दोनों में से एक चुनना है। तो मान लीजिए मैंने चुन लिया कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, ठीक है, चुन लिया। और यही जो स्टेप है, यही जो है वो डिसीजन मेकिंग का स्टेप है। किसका स्टेप है, डिसीजन मेकिंग का स्टेप है। यही जो स्टेप है, यहीं पे आपको डिसीजन लेना है, डिसीजन मेक करना है। उसके बाद आपको जो अपना पूरा प्लान है मशीन के द्वारा प्रोडक्शन करने का, वो आपको इंप्लीमेंट कर देना है ऑल ओवर द ऑर्गेनाइजेशन, और फिर अपने एम्प्लॉय से पूछते रहना है और खुद देखते रहना है कि भैया जो मैंने प्लान दिया था उस पर काम हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। आई होप कि बच्चों आपको ये चार्ट समझ में आ गया होगा। चाहे तो इसकी आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं, ठीक है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। बहुत इजी आपको समझ में आ गया होगा। और अब बात करते हैं अपने बेसिक पॉइंट्स की। यहां पे मैं आपको देखो सारी चीजें डिटेल में तो बता ही चुका हूं, एग्जांपल तो दे चुका हूं, जो चीजें लिखी हुई है वो बता दे रहा हूं। ऑब्जेक्टिव सेट करते समय हमें यह देखना है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन चाहती क्या है, व्हाट इट वांट्स टू अचीव, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव चाहे तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन का भी सेट हो सकता है, किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का भी सेट हो सकता है। उसके बाद हमें यह भी देखना है कि कैसे, हाउ ऑल द डिपार्टमेंट वुड कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, किस प्रकार से अलग अलग डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कराने में अपनी हेल्प करेंगे।
सेकंड आता है डेवलपिंग प्रीमाइसेस। यहां पे आप कुछ असम्पशंस बनाते हो, कुछ मान के चलते हो, ठीक है। ये जो असम्पशंस हैं ये प्लानिंग के बेसिस पे बनते हैं, इन्हें हम कहते हैं प्रीमाइसेस। और लास्ट में लिखा हुआ है कि ऑल मैनेजर्स इन्वॉल्व इन प्लानिंग शुड बी फैमिलियर विद देम, प्लान्स आर एक्सपेक्टेड टू ऑपरेट एंड रीच देयर डेस्टिनेशन सब्जेक्ट टू दिस। बात यह है कि इस असम्पशन में ही हम लोग प्लान बनाते हैं। मान के चलेंगे कि भैया मैं 8 घंटे तब पढ़ पाऊंगा जब मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। मान लो कोई बच्चा ऐसा सोचता है कि मैं 8 घंटे तब पढ़ पाऊंगा जब मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, तो उसकी पूरी प्लानिंग इसी बात पे टिकी हुई है कि वो 8 घंटे तभी पढ़ पाएगा जब वो स्कूल नहीं जाएगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। तो अब वो स्कूल ना ही जाए तो बेहतर है, क्योंकि उसने पूरा प्लान बना लिया पढ़ने के लिए। कुछ इस तरीके की चीजें हैं। एंड द थर्ड पॉइंट इज, थर्ड पॉइंट क्या है भाई, थर्ड पॉइंट है आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। यहां पे ऑब्जेक्टिव सेट होने के बाद मैनेजर्स को एक लिस्ट बनानी होती है कि कौन कौन से अल्टरनेटिव हैं जिनके द्वारा मैं अपने टारगेट्स को अचीव कर सकता हूं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया एलआईटी और सीआईटी, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हमें इवैल्यूएट करना है हर एक अल्टरनेटिव को, इवैल्यूएट करना है हर एक अल्टरनेटिव को, उनके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट देखने हैं। ऑफ ईच द प्रपोजल नीड टू बी इवैल्यूएटेड, उनके पॉजिटिव और नेगेटिव। देखो हमें दोनों ही अल्टरनेटिव्स का, या दो हैं, दो से ज्यादा अल्टरनेटिव्स हैं, उन दोनों के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट को समझना पड़ेगा कि कुछ बुराइयां भी हैं कुछ खामियां भी हैं, दोनों को देखेंगे और फिर लास्ट में क्या कर लेंगे, एक अल्टरनेटिव को सिलेक्ट कर लेंगे, यानी कि रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग। हम एक डिसीजन पे आ जाएंगे, बेस्ट प्लान को अडॉप्ट करेंगे। जो बेस्ट प्लान होगा ना वो मोस्ट फीजिबल होगा, मतलब अपनी पहुंच में होगा, मोस्ट प्रॉफिटेबल होगा, मतलब प्रॉफिट देने वाला होगा, और जिसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस बहुत कम होंगे। देखो नेगेटिव भी होते हैं पॉजिटिव भी होते हैं, हमें वो सिलेक्ट करना है जिसके नेगेटिव थोड़े कम हो, ठीक है। ओके, अच्छा एक बात और, अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करते समय मैनेजर का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, मैनेजर का जजमेंट, इंट्यूशन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो जी, बात करते हैं छठे पॉइंट की, जो कि इंप्लीमेंटेशन द प्लान। यहां पे अपने प्लान को आपको एक्शन में लाना पड़ेगा, प्लान इनटू द एक्शन। और मैनेजर्स को उन प्लान्स के हिसाब से रिसोर्सेज लाके देने पड़ेंगे एम्प्लॉयज को अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, ऑर्गेनाइजिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेज। इसके बाद अगर एक प्लान आपने बनाते हैं प्रोडक्शन का, एग्जांपल दे रहा हूं कि भाई इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान का क्या मतलब है, प्लान तो बन गया, आपने इंप्लीमेंट भी कर दिया, लेकिन अब उसके रिसोर्सेज तो लेके आओ। मान लो आपने प्रोडक्शन बढ़ाने का एक प्लान बनाया है, तो बेटा आपको ज्यादा लेबर की जरूरत पड़ेगी, मोर लेबर, मोर मशीनरी विल बी रिक्वायर्ड। दिस स्टेप वुड also involve organizing for more labor and purchase of machinery। आपको ज्यादा लेबर भी चाहिए होगा और ज्यादा मशीनरी भी चाहिए होगी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। द लास्ट पॉइंट इज, सेवेंथ पॉइंट इज फॉलो अप एक्शन। यहां पे आपको कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी अपने प्लान्स के बारे में और देखना पड़ेगा कि सारी एक्टिविटीज शेड्यूल के अकॉर्डिंग चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। जहां कहीं भी डेविएशंस हैं, मतलब प्लान से हटके हमारे एम्प्लॉय आ रहे हैं, वहां पे आपको करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा, वहां पे आपको इमीडिएट एक्शन लेना पड़ेगा। देखो पढ़ के देखो, whenever there are deviation from plan, जहां पे प्लान से हटके चीजें हो रही हैं, कुछ कमियां हो रही हैं, तो इमीडिएट एक्शन लेने की रिक्वायरमेंट है। ओके, और इमीडिएट एक्शन लेना है, इंप्लीमेंट करना है उस इमीडिएट एक्शन को, ताकि प्लान सुधर पाए, प्लान हमारा बच पाए, जिंदा रहे। तो ये थी प्लानिंग की प्रोसेस। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। सबसे पहले हम सेट करते हैं ऑब्जेक्टिव्स को, फिर हम प्रीमाइसेस को डेवलप करते हैं, फिर हम आइडेंटिफाई करते हैं, अलग अलग तरीकों की खोज करते हैं प्रोडक्शन करने के लिए, काम करने के लिए, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, फिर उनको हम इवैल्यूएट करते हैं, फिर एक को सिलेक्ट करते हैं, फिर इंप्लीमेंट करते हैं प्लान को, और फिर फॉलो अप एक्शन। द निमोनिक फॉर दिस विल बी, बेटा अगर मैं आपको निमोनिक की बात करूं कि भाई इसका क्या निमोनिक होगा, तो ध्यान से सुनना, इसका निमोनिक क्या होगा, ध्यान से सुनना। हाँ भाई, ठीक है भाई, देखो बच्चों, इसका निमोनिक निमोनिक कुछ इस तरीके से होगा, एस डाइज एफ, ठीक है, एस डाइज एफ। एस का मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, ओके। डी का मतलब डेवलपिंग प्रीमाइसेस। और बेटा ये जो प्रोसेस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो प्लीज इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। डेवलपिंग प्रीमाइसिस, प्रीमाइसिस को डेवलप करना है। आई से आइडेंटिफाइंग, ई से इवैल्यूएटिंग, एस से सेलेक्टिंग, आई से इंप्लीमेंटेशन, और एफ से फॉलो अप। ठीक है, तो ये सारा मतलब हो जाएगा आपका प्लानिंग का प्रोसेस। जो मेन इसमें जो वर्ड्स निकल के आते हैं वो निकल के आते हैं एस डाइज इफ, आपको ये याद रखना है, एस डाइज इफ। और ये 6 वर्ड ऐसे हैं जो आपको पूरा प्लानिंग का प्रोसेस याद करवा देंगे, निमोनिक हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो बेटा बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वापस जाते हैं अपनी पीपीटी की तरफ, और पीपीटी में देखते हैं कि क्या कुछ चीजें और अपने को पढ़नी है। ओके, हाँ भाई, ठीक है। और अब बात करने वाले हैं हमारे बिजनेस के प्लान कितने तरीके के होते हैं, बिजनेस प्लान क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं। तो पहले तो बेसिक 2 प्लान का डिफरेंस मैं आपको यही बता देता हूं। देखो यार बेटा, 2 तरीके के प्लान होते हैं, एक होता है सिंगल यूज प्लान, एक होता है स्टैंडिंग प्लान। सिंगल यूज प्लान वो प्लान होते हैं जो पर्टिकुलर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बनाए जाते हैं। प्लान अचीव, सिंगल यूज प्लान, फेंक दिए जाते हैं, नया प्लान बनाते हैं। फिर प्लान अचीव, फिर नया प्लान, फिर प्लान अचीव, फिर नया प्लान। ठीक है, ऑब्जेक्टिव अचीव होगा, इधर नया प्लान बनेगा, ऑब्जेक्टिव अचीव होगा, फिर उसके बाद इधर नया प्लान बन जाएगा। स्टैंडिंग प्लान वो प्लान होते हैं जो लंबे समय तक एक ऑर्गेनाइजेशन के पास रहते हैं। तो 2 तरीके के प्लान होते हैं, चलिए जानते हैं इनके बारे में और ज्यादा डिटेल में। सबसे पहला आता है आपका पसंदीदा स्टैंडिंग और रिपीटेडली यूज्ड प्लान, क्योंकि नाम से पता लग रहा है रिपीटेडली यूज्ड। दीज प्लान्स आर फॉर्मुलेटेड वंस, एक बार ये प्लान बनते हैं, फॉर्मुलेट एक बार किया जाता है, एंड दे आर रिपीटेडली यूज्ड, और इनको बार बार यूज किया जाता है। ये प्लान एक मैनेजर को कॉन्टिन्यूअसली गाइड करते रहते हैं। एग्जांपल के तौर पे ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, रूल्स एटसेट्रा। अगर मैं इसकी बात करूं सिंगल यूज्ड और स्पेशल और एडहॉक प्लान की, सिंगल यूज्ड, स्पेशल और एडहॉक प्लान की, तो सिंगल यूज प्लान वो प्लान होते हैं जो किसी स्पेशल प्रॉब्लम से कनेक्टेड है। ये किसी एक स्पेशल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाए गए। एक बार यूज करने के बाद इनकी कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती है। देयर इज नो इंपॉर्टेंस ऑफ दीज प्लान्स, एंड इन फ्यूचर whenever they are needed they are recreated, और जब फ्यूचर में इनकी जरूरत पड़ती है तो इनको दोबारा बना लिया जाता है। ठीक है, एक होते हैं बजट और एक होते हैं प्रोग्राम। मतलब कि सिंगल यूज प्लान ऑब्जेक्टिव अचीव करने के बाद बेकार हो जाते हैं, जबकि स्टैंडिंग प्लान लंबे समय तक चलते रहते हैं। ठीक है, सिंगल यूज प्लान को बार बार बनाना पड़ता है, ये किसी स्पेशल प्रॉब्लम से कनेक्टेड होते हैं। बच्चों बात करते हैं एक डिफरेंस की जो हमारे सामने आपके सामने मैं लेके आ गया हूं। तो एक नजर जरा इस डिफरेंस पे मारिए और मुझे बताइए कि ये डिफरेंस आपको समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, कैसे बताएंगे भैया, ये तो वन शॉट है, तो लाइव तो नहीं चल रही क्लास, तो आपको कमेंट करके बताना है कि आपको ये क्लास कैसी लगी, आपको ये डिफरेंस कैसा लगा, सारा कंटेंट कैसा लगा, एंड सब कुछ, सारी बातें समझ में आई या नहीं आई। ठीक है, डिफरेंस फटाफट से पढ़ लेते हैं। ओके बच्चों, चलो यार देख लेते हैं, बिना देर किए। सबसे पहली बात भाई, 2 तरीके के प्लान मैंने आपको बताए, स्टैंडिंग और सिंगल यूज्ड। इधर स्टैंडिंग है, उधर सिंगल यूज्ड। स्टैंडिंग लंबे समय के लिए बनाए जाते हैं, फॉर अ लॉन्ग पीरियड, जबकि सिंगल यूज्ड छोटे समय के लिए यानी कि शॉर्ट पीरियड के लिए बनाए जाते हैं। और जब कोई असाइनमेंट या प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है तो इस प्लान को भी डिस्कार्ड कर देते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, इनका जो स्कोप है ये वाइड है, क्योंकि ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन को कवर करते हैं, होल ऑर्गेनाइजेशन इज कवर्ड। इनका जो स्कोप है वो नैरो है, क्योंकि ये किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, प्रॉब्लम या सिचुएशन या असाइनमेंट के लिए बनाए जाते हैं। रिपीट कर रहा हूं, ये जो स्टैंडिंग प्लान है ना, ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाए जाते हैं, इनका स्कोप जो है वो वाइड है। सिंगल यूज प्लान किसी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम, असाइनमेंट को मतलब के लिए बनाए जाते हैं, इसलिए इनका स्कोप जो है वो नैरो है। ओके, ये रेपिटेटिव है, इनका यूज बार 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 होता रहता है, जबकि ये
वन टाइम प्लान है, एक बार बनाया फेंका, बनाया फेंका, बिल्कुल यूज एंड थ्रो पेन की तरह। कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं और इन एग्जांपल के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। चलो भाई, बात शुरू हो चुकी है, हमारे प्लान कितने तरीके के होते हैं। अब बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन, सर ये ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी, पॉलिसी, रूल, प्रोसीजर सब तो एक जैसा लगता है सर, बिल्कुल डिफरेंस समझ में नहीं आता है। तो अभी क्लियर कर दूंगा आपका ये मन का वहम, सारे एक जैसे आपको लगना बंद हो जाएंगे और सब में डिफरेंस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले बात करता हूं ऑब्जेक्टिव की। ऑब्जेक्टिव किसी भी फर्म का वो होता है कि भैया क्या अचीव करना चाहते हो, ठीक है, डिजायर्ड का काम क्या है तुम्हारा, क्यों तुमने ये कंपनी खोली है। अगर मैं अपनी कंपनी की बात करूं तो भैया हमारी कंपनी क्यों खुली, हमारी कंपनी खुली कभी ना कभी तो खुली हुई होगी ना। तो जब हमारी कंपनी खुली तो एक ही विजन रहा होगा कि भाई बच्चों को बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करानी है। तो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, करना क्या चाहते हो, अरे तो करना, समझ रहे हो। तो इस तरीके की चीजें निकल के आती हैं। अब ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव सबसे पहले तो आपको एक्शन प्लान बनाना है, ऑब्जेक्टिव सेट करना है। ऑब्जेक्टिव हर कंपनी के बेसिक्स होते हैं। क्या होते हैं ऑब्जेक्टिव्स आर द बेसिक्स। भाई जिनके आपको ये नहीं पता कि आपको करना क्या है तो फिर करोगे क्या, कंपनी बनाई क्यों, ऑब्जेक्टिव पता होना बहुत जरूरी है। उसके बाद डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव रिजल्ट दैट द कंपनी प्लान्स ऑन अचीविंग, सो दे आर द एंड पॉइंट ऑफ एवरी प्लानिंग एक्टिविटी। कहा जा रहा है कि भैया आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लेना है, कर लिया ऑब्जेक्टिव डिसाइड, और ये देखना है कि भैया कंपनी करना क्या चाहती है, कंपनी प्लान्स ऑन अचीविंग व्हाट अ कंपनी प्लान्स ऑन अचीविंग, दैट इज एन ऑब्जेक्टिव। कंपनी चाह क्या रही है, क्या अचीव करना चाहती है, ये ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है बच्चों, एग्जांपल के तौर पे आप अचीव करना चाहते हो 90% मार्क्स, ठीक है, 90% मार्क्स आपको अचीव करने, तो ये आपका क्या है, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। अच्छा जी, बन गया सर जी ऑब्जेक्टिव। अब नीचे स्ट्रेटेजी भी हमको दिख रहा है, जरा उसके बारे में बताइए। बिल्कुल बताएंगे, सुनो ध्यान से। स्ट्रेटेजी बिल्कुल नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लान है। स्ट्रेटेजी बनाते ही इस वजह से है ताकि ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके। सिंपल, एक लाइन में समझ गए तो बहुत अच्छा। स्ट्रेटेजी बनाते ही इस वजह से है ताकि ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके। बहुत सिंपल सी बात है। अपने आप तो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो जाएंगे कि भैया मैगी का पैकेट तो है नहीं कि फाड़ा पानी में मिलाया बन के तैयार हो गया, अपने आप तो बेटा ऑब्जेक्टिव अचीव होंगे नहीं। उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए आपको एक रोड मैप, एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, और उसी स्ट्रेटेजी की मदद से आप उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाओगे। ठीक है, द नेक्स्ट स्टेप दैट फॉलोज ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजी इज अ कंप्लीट ऑल इंक्लूसिव प्लान। स्ट्रेटेजी ही वो प्लान है जिसमें सारी कहानी लिखी होती है कि भैया एक ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव किया जाए। सबसे पहले लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके बाद कैसे कैसे हम उनको अचीव करेंगे, कोर्स ऑफ एक्शन, और क्या कुछ रिसोर्सेज चाहिए होंगे हमें वो ऑब्जेक्टिव पूरा करने के लिए, क्या कुछ रिसोर्सेज चाहिए होंगे हमें वो ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। ठीक है, समझ गए। अब स्ट्रेटजी कैसी होती है मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए आपका भाई स्ट्रेटजी है कि मुझे 90+, ऑब्जेक्टिव है कि मुझे 90+ मार्क्स लाने। स्ट्रेटजी क्या होगी कि यार दिसंबर से पहले पहले ना मैं अपना कवर कर लूंगा पूरा का पूरा सिलेबस, फिर दिसंबर के बाद और दिसंबर के साथ साथ सिलेबस के को साथ साथ कवर करते करते मैं बहुत सारे रिवीजन सेशंस भी लूंगा और मैं बहुत सारे एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी करूंगा, और इसी के साथ साथ मैं बहुत सारे सैंपल पेपर और मॉक टेस्ट भी लगाऊंगा। तो ये आपकी क्या हो गई, स्ट्रेटजी हो गई। अब ये स्ट्रेटजी आप क्यों कर रहे हो, इतना पापड़ क्यों बेल रहे हो, पापड़ बेल रहे हो ताकि 90% नंबर ला पाओ, सिंपल सी कहानी है। तो स्ट्रेटजी बनाई इस वजह से जाती है ताकि ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके। सर तो ये थर्ड पॉलिसी और प्रोसीजर क्या होता है, बिल्कुल मैंने पहले ही कहा, आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। ये वन शॉट आपको ये हेल्प तो करा के जाएगी कि आप आज इन सब चीजों में पढ़ने के बाद कंफ्यूज नहीं होंगे। अब देखो यार, तुमने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, लेकिन स्ट्रेटजी बना ली, तुमने टाइम टेबल बनाई, लेकिन वो टाइम टेबल को फॉलो क्यों नहीं कर पाते, ऐसा भी तो होता है। कई बार आपने देखा होगा आप टाइम टेबल बना लेते हैं लेकिन उस टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाते हैं। स्ट्रेटजी तो बन गई, स्ट्रेटजी तो बन गई, लेकिन वो फॉलो नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि आपने अपने लिए पॉलिसी नहीं बनाई है, क्योंकि आप एक पॉलिसी पे नहीं टिके हुए हैं, क्योंकि आप आलस कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपके पास एक पॉलिसी होती तो आप उस स्ट्रेटजी पे चलते रहते, और स्ट्रेटजी पे चलते रहते तो ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाता। पॉलिसी क्या होता है बेटा, पॉलिसी बनाता है आदमी खुद के लिए, मैनेजर पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ताकि जो पूरी एनर्जी है ना वो कहां लग जाए, उस स्ट्रेटजी में लग जाए ताकि ऑब्जेक्टिव अचीव हो। समझ रहे हो, पूरी एनर्जी कहां लगे, स्ट्रेटजी में लगे। पॉलिसी आर बेसिकली गाइड
टू चैनलाइज एनर्जी, हमारी सारी एनर्जी कहां लग जाए, पढ़ने में लग जाए, मतलब स्ट्रेटजी को पूरा करने में लग जाए ताकि ऑब्जेक्टिव पूरे हो जाए। इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन जनरल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इंटरप्रेटिंग एंड इंप्लीमेंटिंग स्ट्रेटजी। भैया आपकी स्ट्रेटजी क्या कहती है उसको समझना, उस पर काम करना, ये होता है पॉलिसी। अब एग्जाम्पल दे देता हूं, जैसा कि मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। एग्जाम्पल ये है कि भाई आपने स्ट्रेटजी बना ली, टाइम टेबल बना लिया, सब कुछ सोच लिया कैसे क्या करूंगा। पॉलिसी क्या है, नो टीवी, नो टाइम वेस्ट, नो इंस्टाग्राम, नो रील्स, नो इंस्टा। समझ रहे हो? तो कुछ इस तरीके से आपने अपने लिए पॉलिसी बना ली कि मैं टीवी नहीं देखूंगा, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं इधर उधर घूमने फिरने नहीं जाऊंगा, पोर्ट्स के बाद दुनिया घूमने जाऊंगा, लेकिन अभी कहीं घूमने नहीं जाऊंगा। इसके बाद मैं इन रील्स को नहीं देखूंगा जिसमें मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। तो ये आपकी पॉलिसी है। अब आप जब सब कुछ नहीं करोगे तो आप क्या करोगे, आप पढ़ाई करोगे, जो आपने स्ट्रेटेजी सोची थी आप उसको फॉलो करोगे। देन आता है बेटा नेक्स्ट प्लान, जो कि है प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या होता है, आपको स्टेप वाइज सीक्वेंस बताता है। प्रोसीजर समझ रहे हो? जैसे हम कहते हैं भैया इस काम को करने का क्या प्रोसीजर है। अब तुम्हारे लिए प्रोसीजर क्या है कि पहले क्या करो, बाद में क्या करो, फिर थर्ड नंबर पे, चौथे नंबर पे, पांचवें नंबर पे क्या करो। अब किसी भी बच्चे से मैं हमेशा यही कहूंगा ना कि भाई पहले तू सिलेबस कवर कर, फिर तू मॉक टेस्ट लगा। अब किसी बच्चे ने क्या किया, पहले मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दिया। अरे भैया मॉक टेस्ट लगाने के लिए आना भी तो चाहिए, और आएगा कब, जब तू सिलेबस खत्म करेगा। तो ये स्टेप वाइज चीजों को बताता है कि स्टेप वाइज सीक्वेंस क्या होने चाहिए। ओके, ताकि एम्प्लॉयज के द्वारा ऑब्जेक्टिव्स को पूरा किया जा सके। जो प्रोसीजर है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है, यानी कि टाइम के हिसाब से कि आज क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, फिर 4 दिन बाद क्या होगा, 5 दिन बाद क्या होगा, 6 दिन बाद क्या होगा, ये सारी चीजें। ओके, और जब हमारे जो एम्प्लॉयज हैं वो फॉलो करते हैं सारे इंस्ट्रक्शंस को और सारे ऑर्डर्स को, और तो उससे क्या होता है, सक्सेस, ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस अचीव हो जाती है। ऑर्गेनाइजेशन की को सफलता मिलना थोड़ा पक्का हो जाता है। तो शुरू से अभी रुक के बताऊंगा, अभी आपको मैं 2 चीजें और पढ़ा दूं, फिर समअप कर दूंगा इन सारी चीजों को, फिर एक बार और रिवाइज करवा दूंगा। फिर आते हैं बेटा रूल। क्या आते हैं, आते हैं आपके रूल। ठीक है, अब ये रूल की चिड़िया का नाम है सर, बिल्कुल बताऊंगा, सुनो यार। रूल ना तुमने बना दी, देखो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव हो गया, स्ट्रेटजी हो गया, पॉलिसी बना दी और प्रोसीजर पता लग गया। रूल क्या होता है, डिसिप्लिन, अनुशासन। कोई भी काम बिना अनुशासन के अचीव नहीं हो सकता। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये मेरा अनुशासन ही है कहीं ना कहीं। मेरी हर क्लास का एक टाइम फिक्स होता है, मैं उस टाइम पे अपना सारा काम धाम छोड़ के पढ़ाने आता हूं, एंड देन फिर क्लास ओवर होती है, देन नेक्स्ट क्लास। ये क्या है, ये अनुशासन है कि हाँ भाई डिसिप्लिन है कि मुझे इतना तो मिनिमम पढ़ाना ही है। ठीक है, ज्यादा करने की तो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन मिनिमम तो मुझे इतना करना ही है अपनी लाइफ में। अब अनुशासन कैसे आएगा, रूल से आएगा, नियमों से आएगा। नियम किसी के लिए भी बदलते नहीं है, पहला फीचर नियम का ये है। दूसरी खासियत नियम की ये है कि नियम का पालन अगर नहीं करेंगे तो पेनल्टी भी लग सकती है। मतलब नियम का पालन अगर नहीं होगा तो सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस भी झेलने पड़ सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात, चाहे ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी इंप्लॉय हो, सबको रूल्स का पालन करना पड़ता है। रूल्स आर वेरी स्पेसिफिक स्टेटमेंट जो ये बताते हैं कि कोई काम करना है या कोई काम नहीं करना है। स्पेसिफिक स्टेटमेंट जो ये बताते हैं कि कोई काम करना है या कोई काम नहीं करना है। और विश्वास मानिएगा, ये पता होने से ज्यादा अच्छा है कि क्या करना है, पता ये होना चाहिए क्या नहीं करना है, तो आप वो गलतियां नहीं करेंगे जो नहीं करना है। और रूल्स में कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, रूल्स अलाउज नो फ्लेक्सिबिलिटी एट ऑल। ठीक है, और अगर रूल का पालन नहीं करते हैं तो सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस भी झेलने पड़ते हैं। मेथड की बात करता हूं, रूल हो गए, रूल हो गए, रूल वो नियम होते हैं। मेथड क्या होता है बच्चों, मेथड मतलब वन बेस्ट वे टू डू द जॉब। ठीक है, आपको अलग अलग तरीकों को देखना है कि यार इस काम को करने का बेस्ट तरीका क्या होगा, और फिर एक तरीका चुनना है और उसी से काम निकलवाना है, दैट इज मेथड। अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में ये देखो लिखा हुआ है ना, मेथड्स आर वेरी स्पेसिफिक एंड डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस ऑन हाउ द एम्प्लॉइज मस्ट परफॉर्म एवरी टास्क ऑफ द प्लान प्रोसीजर। ठीक है, जो भी आपने प्रोसीजर सेट किया है उसके टास्क को परफॉर्म करने का काम आता है मेथड पे। अब मैं आपको समझा देता हूं कि भाई क्या क्या चीजें होने वाली हैं। इसमें एक बार रिवाइज करवा रहा हूं आपको। ठीक है, तो बने रहना और जो मैं चीजें लिख रहा हूं उसको नोट करते रहना।
तो भाई जरा लिख के भी समझा देते हैं आपको कि क्या क्या चीजें इसमें अभी तक हमने रिवाइज कर लेते हैं एक बार। देखो सबसे पहले तो हाँ जी, सबसे पहले प्लान होते हैं दो तरीके के, एक होता है स्टैंडिंग प्लान और एक होता है सिंगल यूज प्लान। सिंगल यूज्ड प्लान, ठीक है जी। अब इसमें पॉइंट नंबर 1 क्या निकल के आ रहा है, इसमें पॉइंट नंबर 1 लिख करके आ रहा है कि स्टैंडिंग प्लान रिपीटेडली यूज होते हैं, बार बार यूज होते हैं, लेकिन सिंगल यूज प्लान सिर्फ एक बार यूज होता है। ठीक है, मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं एक बार, या आप कह सकते हो सिंगल टाइम, सिर्फ सिंगल टाइम यूज होता है। ओके, स्टैंडिंग प्लान जो है वो हमारे एक पूरे ऑर्गेनाइजेशन को कवर करता है, होल ऑर्गेनाइजेशन को कवर करता है, वाइड स्कोप है। लेकिन यहां पे देखते हैं तो जो हमारा सिंगल यूज प्लान है ना, वो भैया पूरे ऑर्गेनाइजेशन को नहीं, स्पेसिफिक असाइनमेंट या प्रॉब्लम को कवर करता है, स्पेसिफिक असाइनमेंट या प्रॉब्लम को कवर करता है। और इसी के साथ साथ इसका जो स्कोप है वो थोड़ा नैरो है, नैरो स्कोप। ठीक है भाई, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी स्टैंडिंग प्लान सिंगल यूज प्लान के बारे में। एक बात अब मैं आपको बताना चाहता हूं, जितनी भी हम अपन ने चीजें पढ़ी, ठीक है, चाहे वो हो हमारा ऑब्जेक्टिव, चाहे वो हो हमारा रूल, मेथड, पॉलिसी, उनके बारे में देख लेते हैं यार। देखो सबसे पहले शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव से। ऑब्जेक्टिव मतलब होता है व्हाट यू वांट टू अचीव। तो मैं आपको कीवर्ड बता दे रहा हूं, व्हाट यू वांट टू अचीव। ठीक है भाई, ये पता लग गया कि तुम करना क्या चाहते हो। फिर स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी क्या है, रोड मैप है। स्ट्रेटजी क्या है बेटा, रोड मैप है टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, रोड मैप और कोर्स ऑफ एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन है टू अचीव ऑब्जेक्टिव। ठीक है जी, चलिए, ऑब्जेक्टिव हो गया, स्ट्रेटजी हो गया, रोड मैप या कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव ऑब्जेक्टिव। बात करते हैं नेक्स्ट की, जो कि है स्ट्रेटजी के बाद क्या आया था, स्ट्रेटजी के बाद आया था हमारा पॉलिसी। पॉलिसी मतलब चैनलाइजिंग एनर्जी, चैनलाइजिंग एनर्जी टूवर्ड्स स्ट्रेटजी, कि हमारी सारी एनर्जी कहां लग जाए, स्ट्रेटजी को पूरा करने में लग जाए। फिर आता है भैया प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर है बेटा स्टेप वाइज सीक्वेंस, कि हमको स्टेप वाइज सीक्वेंस क्या क्या करना है। और दूसरी बात यह है कि ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है। तो ये मैंने सारे आपको कीवर्ड बता दे रहा हूं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है। फिर भैया बात आती है, पिंक से लिख लेते हैं, बात आती है प्रोसीजर हो गया ना, फिर आता है रूल, और फिर आता है भैया जी आपका प्रोसीजर हो गया, रूल हो गया, और ये हो गया मेथड। ठीक है, प्रोसीजर में जितने भी टास्क दिए होते हैं ना, उन टास्क को कैसे परफॉर्म करना है, को कैसे, यानी कि हाउ टू परफॉर्म दैट टास्क इज नोन एज प्रोसीजर, इज नोन एज मेथड। और अगर रूल की बात करूं तो रूल क्या होते हैं, एक्शन और नॉन एक्शन के बारे में बताते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एक्शन और नॉन एक्शन, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, अगर रूल जो है वो सबके लिए सेम है, नो फ्लेक्सिबिलिटी, रूल में कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, रूल इज रूल, पहली बात ये। और दूसरी बात कि अगर आप रूल का पालन नहीं करते हैं तो आप पे पेनल्टी भी लगती है, यानी कि कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ सकते हैं, अलग अलग तरीके के कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ सकते हैं। बच्चों एक बार फटाफट से आप कमेंट कर देना वीडियो देखते देखते कि यार ये जो मैंने लिख दी है चीजें, ये आपके काम आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। सारे कीवर्ड्स लिख दिए हैं, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल और मेथड। आइंदा आज के बाद अगर कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट करके बता देना कि सर अभी इसको इतना पढ़ने के बाद भी मुझे कंफ्यूजन आ रहा है। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि किसी भी बच्चे को ये सारी चीजें देखने के बाद कोई कंफ्यूजन होगा कि ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल, मेथड क्या होता है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं बच्चा पार्टी किसकी, अभी बचा हुआ है, अभी जाने का नहीं, जाने का नहीं। अभी बात करते हैं, ये देखो, बजट और प्रोग्राम की।
बजट बेटा स्पेसिफिक स्टेटमेंट होते हैं कि कितना अचीव करना है, क्या अचीव करना है न्यूमेरिकल टर्म्स में। और बजट जो होते हैं, ये देखो यहां पे लिखा हुआ है, बजट जो होते हैं वो होते हैं न्यूमेरिकल टर्म्स में कि कितना अचीव करना है, क्या अचीव करना है। ठीक है, जो मैनेजर देखना चाहता है कि मेरा एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है कंपनी से, और क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट होते हैं जहां पे न्यूमेरिकल टर्म्स में चीजें लिखी होती हैं। ठीक है, जिसमें फोरकास्ट ऑफ द फ्यूचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, भैया फोरकास्ट करते हैं फ्यूचर को कि फ्यूचर कैसा होगा इन नंबर्स मतलब एक साल बाद हम 2000 करोड़ की कंपनी बना लेंगे। अभी 2000 करोड़ क्या है ये न्यूमेरिकल टर्म्स में। उसके बाद फाइनेंशियल बजट होता है, ऑब्वियस सी बात है फाइनेंशियल बजट होगा जिसमें कंपनी के प्रॉफिट के बारे में बात की होती है कि कंपनी का प्रॉफिट कितना होगा, दैट इज फाइनेंशियल बजट। अगर मैं प्रोग्राम की बात करता हूं प्यारे बच्चों, तो प्रोग्राम क्या होता है जरा वो सुनिएगा। प्रोग्राम एक डिटेल्ड स्टेटमेंट होता है, ऑर्गेनाइजेशन में आपके साफ सफाई का प्रोग्राम है, क्लीनलीनेस प्रोग्राम है, साफ सफाई करवानी है। तो प्रोग्राम के अंदर बहुत सारी चीजें आएंगी जैसे अगेन ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल, मेथड, सारी चीजें प्रोग्राम के अंदर आती हैं। एक प्रोग्राम हमेशा लंबा चलता रहता है, लंबा चलने वाला प्रोग्राम होगा, एंड बजट भी हमेशा आप लंबे समय के लिए बनाते हो। आई होप कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। ठीक है, एंड थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वन शॉट टिल द एंड। ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए कॉमर्स अड्डा 24/7 चैनल को। आज हम लोगों ने बेसिकली प्लानिंग तक वन शॉट कवर कर लिए हैं, और इसके बाद मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग और कंट्रोलिंग के वन शॉट पार्ट ए में, और पार्ट बी की बात थोड़े दिन बाद करेंगे। तो प्लेलिस्ट आपको नजर आ रही होगी कॉमर्स अड्डा 24/7 चैनल की। आपको इस वीडियो के नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में लिंक नजर आ रही होगी, एक लिंक ट्री नाम की ऐप की, जहां पे आपको जाके सारी क्लासेस एट वन गो नजर आ जाएंगी। बाय बाय, टेक केयर, और ऐसे ही हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ कॉमर्स अड्डा 24/7 चैनल पे। जय हिंद।